कश्मीर घाटी की राजनीति में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती सेंट्रल फिगर्स हैं। सेंट्रल फिगर इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही है और पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी पहले 3 साल कांग्रेस और पीडीपी के कार्यकाल, कांग्रेस और पीडीपी के कोलिशन सरकार में 3 साल पीडीपी ने सत्ता को लीड किया, 6 साल वो सत्ता में रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगभग 3.5 साल का शासन जो है पीडीपी ने किया है। तो लगभग 9.5 साल के करीब जो है पीडीपी भी सत्ता में जम्मू कश्मीर में रही है। इस समय की अगर बात की जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच में एक बड़ा फर्क ये है, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े नपे तुले बयान दे रहे हैं और जिस चीज के लिए वो अक्सर मशहूर थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब भी कोई बात करनी और जब वो विपक्ष में खासकर हुआ करते थे तो उनका हर बयान लीड खबर हुआ करता था अलग अलग अखबारों की, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करने से लेकर पाकिस्तान से बातचीत की जाए तक के बयान हो या हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं को लेकर उनके बयान हो या 1987 में जिस समय चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे थे, जिन चुनावों के बाद जो उस समय के राजनीतिक लोग थे उनमें से बेशतर लोग जो है या तो अलगाववादी खेमे में चले गए या आतंकवादी बन गए, तो उन लोगों को लेकर जो भाषण उस समय वो दे रहे थे, उन भाषणों की बात हो, हर जगह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता था या वो बयान जो है हेडलाइन बना करता था। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी बयान उन्होंने दिए हैं, एक तो नपे तुले बयान दिए हैं और नपे तुले बयान देने के साथ साथ में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में एकमात्र कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में आकर भी पिछले दिनों एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैदरपुरा एनकाउंटर में ऑर्डर की गई है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस मामले में एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सत्य तभी बाहर आएगा जब जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले में होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन सुनेंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और जो बचा खुचा 370 है वो बचा खुचा 370 भी वापस आएगा। और उन्होंने ये बात भी कही, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि आप पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और उसके बाद जो ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर के पास जो कुछ बची हुई थी 370 और 35 से रोल बैक करके वो ऑटोनॉमी जो है जम्मू कश्मीर को वापस दे दीजिए। उसके बाद जब उनको हैदरपुरा इंक्वायरी को लेकर कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है, इस पर मैं टिप्पणी बाद में करूंगा, उन्होंने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट सरकारी आदमी होता है, वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आता है और सरकारी जुबान बोलता है। यानी एक मैजिस्ट्रेट सरकारी मुलाजिम होता है, सरकार के दबाव में आ सकता है और सरकारी जुबान बोलता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले में होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियालकोट को लेकर भी बात कही और यह भी कहा कि एलओसी के ऊपर डायलॉग क्यों नहीं हो सकता है। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा चुनाव कल करा लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, उन्होंने हैदरपुरा एनकाउंटर में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया और उसको लीड भी किया और राजभवन तक गई और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हैदरपुरा के मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से बात नहीं बनेगी। और उसके बाद उन्होंने रामबन में गूल के इलाके में रहने वाले
अब्दुल लतीफ मागरे के पुत्र आमिर लतीफ मागरे, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि वो एक हाइब्रिड आतंकवादी थे, उनके शव को परिवार वालों को वापस किया जाए, इसकी मांग भी उन्होंने करी। उसके अलावा उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर ये कहा कि उन्हें इन परिवारों से, इन तीनों परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन तीनों परिवारों के ये लोग थे। और उसके बाद एक और बयान जो उन्होंने दिया, वो बयान उन्होंने ये दिया कि हैदरपुरा एनकाउंटर में 4 लोगों की मौत नहीं हुई है, 3 ही लोगों की मौत हुई है। अगर चौथा कोई आदमी वहां पर होता, जिस आतंकवादी का नाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया, अगर वाकई कोई आतंकवादी वहां पर होता तो उसकी कोई तस्वीर होती, कोई फोटो होता, कोई वीडियो होता, कुछ होता जिससे हमें ये यकीन आता कि वाकई वहां कोई चौथा आदमी भी था। तो उन्होंने ये बात कही कि वहां 3 ही लोग थे, चौथा कोई आदमी था ही नहीं। तो यानी संदेह के घेरे में जम्मू कश्मीर पुलिस को उन्होंने संदेह के घेरे में डाल दिया। अब दोनों नेताओं को जब आप देखते हैं तो एक तरफ आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजर आते हैं कि वो जो भी बयान दे रहे हैं वो नपातुला बयान है। सरकार को आड़े हाथों लेने की जब बात आती है तो सेंसिबली सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, ब्लंटली सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। और जब सरकार का क्रिटिसिज्म करने की भी बारी आती है तो क्रिटिसिज्म इस अंदाज में करते हैं कि यूं कहा जाता है कि भाई आप क्रिटिसाइज इस तरीके से करिए कि सरकार को पच जाए। और ये क्रिटिसिज्म उसी तरह का है जो सरकार को मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि उन्हें कहीं जाना था और उन्हें घर के अंदर जो है बंदी बनाया गया है, बाहर जो है पुलिस रख दी गई है, अब वो मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। तो दोनों नेताओं को देखकर साफ तौर पर ये समझ में आता है कि एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्षा हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी पार्टी से एक बड़ा चंक नेताओं का निकलकर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चला गया है, और कुछ एक नेता उनके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं, और बचा खुचा जो चंक उनके पास है उसमें यंगस्टर्स हैं, नौजवान नेता हैं, और कुछ उनके सबसे जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के सबसे करीबी साथी थे और कुछ परिवार के लोग हैं जो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पास हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उनको पार्टी को दोबारा से खड़ा करना है और पार्टी को दोबारा से लोगों के बीच में वहीं पहुंचाना है जहां पार्टी किसी समय थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस जब हुआ तो उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस समय कहा था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस होने के बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को दोबारा लोगों के बीच में जाना पड़ा, तो नतीजा ये निकला कि लोग उनसे जबरदस्त नाराज थे। पार्टी कैडर अलग से नाराज था, और पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ, डॉक्टर हसीब द्राबू को वित्त मंत्री बनाना और फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाना, सैयद अल्ताफ बुखारी को पहले बाहर रखना और फिर सैयद अल्ताफ बुखारी के हवाले सब कुछ कर देना, इसी तरीके से अन्य कई और नेताओं की शिकायतें ये, एमएलएज की शिकायतें ये कि एक कोटरी बनाई गई है जिस कोटरी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती किसी की सुनती ही नहीं है। वो कोटरी जो बातें करती है वही बात पार्टी को माननी पड़ती है, वो कोटरी जो बात नहीं करती वो बात पार्टी नहीं मानती। उसके बाद उस समय के मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लोकसभा के मेंबर मुजफ्फर हुसैन बेग ने उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर नईम अख्तर पर बड़ी बार इल्जाम लगाए, और इंटरव्यूज में इल्जाम ये लगाए कि उनके पास अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाता है तो पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं मानते, पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते, एरोगेंस बहुत ज्यादा है। और उनके नेताओं के ऊपर करप्शन के इल्जाम भी लगे। इल्जाम तो जाहिर सी बात है नेताओं के ऊपर लगते रहते हैं, करप्शन के इल्जाम भी लगे। फिर कई नेताओं को लेकर पार्टी के वर्करों ने यह कहा कि ये हमें समय नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते। ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऊपर झगड़े हुए। उसके बाद अन्य और कई चीजें हुई जिन चीजों के कारण जिस समय पीडीपी सत्ता से बाहर आई, तो जहां आइडियोलॉजिकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने के कारण घाटी के लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी नेता थे उन नेताओं को परेशान कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिवली इनइफेक्टिव होने की वजह से दिक्कतें पार्टी की बढ़ गई थी। नतीजा ये निकला कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी तो पीडीपी के कितने नेता अपनी पार्टी में चले गए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कितने पीडीपी के नेता चले गए, इसी तरीके से कांग्रेस में कितने नेता चले गए या बीजेपी में कितने नेता चले गए। उसके बाद स्थिति अब यह है कि पार्टी को दोबारा से खड़ा करना है,
महबूबा मुफ्ती को अपनी इमेज को रिजरेक्ट करना है, जो इमेज उनकी पहले थी कि घाटी का हर आम नागरिक उनको दीदी कहकर बुलाता था, बाजी कहकर बुलाता था। तो वो जो बाजी कहकर बुलाते थे तो उससे लोग महबूबा मुफ्ती को अपने बड़ा करीब समझते थे। तो उस इमेज को रिजरेक्ट करना है, दोबारा से उस इमेज को खड़ा करना है। दूसरा, उसी तरीके से जिस तरीके से जुझारू रूप से जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को लोगों के बीच में पहुंचाया और अपने पिता को 2002 में अपने पिता को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती दोबारा से अपनी पार्टी को लोगों के बीच में ले जाने के लिए उसी मिशन मोड पर लग गई हैं। और जब आप मिशन मोड पर होते हैं तो आप उस समय वही बात करते हैं, वही बयान देते हैं जो बयान आपको लगता है कि आम जनता के बीच में जाएगा, आम जनमानस के बीच में जाएगा, आम जनमानस को एंटाइस करेगा और आम जनमानस को आपके साथ जोड़ेगा। और आप जानते भी हैं कि घाटी के अंदर जो माहौल है कि अलगाववाद और आतंकवाद की जो लड़ाई इस समय केंद्र सरकार वहां पर लड़ रही है, उस अलगाववाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए समय लगेगा। अभी ये सारी चीजें होंगी नहीं। तो अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह की बातें और इस तरह के बयान एंटाइज जरूर करते हैं। दूसरा ये भी कि सिंपैथी फैक्टर, सभी लोग पार्टी छोड़कर चले गए, अकेली औरत है जो इस सारे सिस्टम के साथ लड़ रही है, जूझ रही है, ये दूसरी इमेज। तीसरी उनकी इमेज ये कि पार्टी में जो लॉयलिस्ट थे, जो ताकतवर लोग थे, जो पार्टी के अंदर महबूबा मुफ्ती के करीबी माने जाते थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो उन लोगों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया। तो उससे जो है लोगों के बीच में और सिंपैथी जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। तो इन सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिलाकर आपको ये पता चलता है कि एक जुझारू नेता की तरह पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उसी आक्रामक अंदाज में है जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जन्म के बाद पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। आज दोबारा से वो वहीं पे खड़ी हैं और वहीं से दोबारा उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया है। दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक ताकतवर पॉलिटिकल लीडर हैं, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब इस समय लोकसभा के मेंबर भी हैं और साथ में जम्मू कश्मीर की एकमात्र ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है, जो बात केंद्र सरकार भी मानती है, जो बात बाकी पार्टियां भी मानती हैं। उस मजबूत कैडर की बिना पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बात को लेकर तो संतुष्ट हैं कि पार्टी का कैडर अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन चिंता उनको भी इस बात की सताने लगी है कि दाएं बाएं से खबरें आने लगी हैं कि लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। मगर बात करने का अंदाज और लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने का जो उनका अंदाज है, उसमें वो कहीं पर यह महसूस नहीं होने दे रहे कि उन्हें पार्टी के नेताओं को लेकर कोई चिंता है, पार्टी के नेताओं को लेकर कोई फिक्र है। शायद उसकी वजह यह भी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई फेजेस, कई राउंड्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो देखे हैं, कई दौर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वो देखे हैं जब पार्टी को छोड़कर आधे से ज्यादा लोगों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेसी हो गए, और फिर कांग्रेस छोड़ दी और दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हो गए। 53 उनको याद होगा, 84 उनको याद होगा, ये सारे दौरों से उनकी पार्टी गुजर चुकी है। यानी पार्टी ने सभी उतार चढ़ाव देखे हैं। 1996 की वो मेजॉरिटी वाली सरकार भी देखी है और उसके बाद 2002 में सबसे बड़ा दल होने के बाद भी सरकार न बना पाने वाला दौर भी देखा है। उसके बाद 2014 में भी इसी तरह की स्थिति कि आप एक बड़े दल के तौर पे उभर तो आए हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आप अलायंस करके सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं। तो ये सारे दौर से वो गुजर चुके हैं, ये सारे टाइम पीरियड्स उन्होंने देखे हैं। 2002 का वो समय जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता होने के साथ साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी थे, उस समय का दौर भी उनको अच्छे तरीके से याद है। तो ये सारे पीरियड से चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुजर चुकी है, एलिवेशन और उसके बाद फिर एकदम से नीचे आना और फिर दोबारा से एलिवेशन पर चले जाना, तो ये सारे दौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देखे हैं। इसीलिए संयम बरतते हुए और बात जब करते हैं तो सुलझी हुई बात करते हैं, और सुलझी हुई बात और वो बात अब करते ही नहीं जो बातें वो पहले किया करते थे। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि वो बात जो ही आप बयान सुनते तो आप कहते कि ये तो कल सुबह की लीड खबर होगी। अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले कल में देखना है कि ये जो आक्रामक अंदाज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का है, क्या इससे पीडीपी रिजरेक्ट होगी और बड़ी एक राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी, और क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस संयम के साथ और जिस पेशेंस के साथ
इस समय बात कर रहे हैं, क्या वो इसको कंटिन्यू रख पाएंगे? अगर पार्टी के अंदर कुछ और बदलाव आते हैं या पार्टी के कुछ बड़े नेता या पार्टी के कुछ छोटे नेता या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बड़े इंपॉर्टेंट जिम्मेदार हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो अगर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो उसका असर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर क्या पड़ता है वो भी देखने वाला होगा। और आने वाले कल में जैसे वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, अगर स्थिति ने और या जो चुनावों के बाद नतीजे आएंगे, अगर उन्होंने रिजल्ट्स कुछ ऐसे सामने लाए जिन रिजल्ट्स के सामने आने के बाद उन्हें कुछ और सोचना पड़ा, तो उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, ये सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।